दोस्तों नमस्कार। हमने तो प्रधानमंत्री चुना था, हमने चुनाव मंत्री तो बिल्कुल नहीं चुना था। और प्रधानमंत्री का काम देश को लेकर क्या होता है, हमें लगता है इसको बताने की जरूरत होनी नहीं चाहिए। लेकिन इस देश का जो हाल हो चला है उसमें आज समझने की जरूरत है। जो दृश्य यूक्रेन से निकल कर आ रहा है, हमें लगता है कि आज उसके पन्नों दर पन्नों को खोलकर मौजूदा वक्त में इस देश की स्थिति और इस देश को कहां पर लाकर खड़ा कर दिया गया है, इसे समझने की जरूरत है। फरवरी के महीने में यूक्रेन और रूस के बीच कभी भी युद्ध हो जाएगा, इसका जिक्र दुनिया में हर जगह हो रहा था। लेकिन क्या आप कल्पना भी कर सकते हैं कि 1 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक जितने भी विमान यूक्रेन की तरफ उड़ान भरे, उसमें हर दिन औसतन 40 से 50 छात्र मेडिकल की पढ़ाई के लिए यूक्रेन जा रहे थे भारत से। सितंबर और जनवरी 2 वक्त एडमिशन होते हैं और भारत से छात्रों का वहां पर पढ़ने जाने के लिए तांता रुका नहीं, वो लगातार जारी रहा। ऑपरेशन गंगा तो 26 तारीख से शुरू हुआ है, 26, 27, 28। इन 3 दिनों में लगभग 6 एयर इंडिया की उड़ानों ने लगभग 1389 बच्चों को वहां से लेकर आए हैं। लेकिन जरा समझने की कोशिश कीजिए, भारत के भीतर में शिक्षा का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या कहता है। भारत में वो कौन सी मजबूरी है जहां पर छात्र भारत छोड़कर विदेश चला जाता है, और वह भी यूक्रेन जैसे देश में जाकर वो मेडिकल की पढ़ाई पढ़ना चाहता है। प्रधानमंत्री इस देश के हैं, प्रधानमंत्री को इस देश को देखना है। और शायद तभी तो कल वह जब बूथ मैनेजमेंट की परिस्थिति को बनारस में समझा रहे थे तो वहां से लौट कर आए, और लौट के आने के बाद उन्होंने ताबड़तोड़ मीटिंग बुला ली कि छात्रों की स्थिति वहां पर बद से बदतर जिस तरीके से रिपोर्टों के जरिए और सोशल मीडिया पे जो वीडियो नजर आ रहा है वह दिल दहलाने वाला है। लगा संवेदनशीलता बढ़ी हुई है। मीटिंग आज फिर सुबह शुरू हुई। 4 मंत्रियों को कहा गया, आप यूक्रेन से सटे हुए चारों देशों में चले जाइए, वहां पर अपनी मौजूदगी के साथ बच्चों को ढांढस बंधाइए, और शायद इस देश के ऊपर मरहम लग जाएगा कि 4 मंत्री रवाना हो गए। कानून मंत्री किरण रिजिजू, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया और वीके सिंह जो कि 2 डिपार्टमेंट संभालते हैं, सड़क मंत्री भी हैं, एविएशन के भी हैं, स्टेट मिनिस्टर हैं। 4 मंत्रियों की रवानगी और उसके बाद प्रधानमंत्री की अपनी रवानगी चुनाव प्रचार के लिए। 2014 से 2019 तक के कालखंड में भारत के प्रधानमंत्री हर 10वें दिन दौरे पर रहे हैं, हर 16वें दिन चुनाव प्रचार पर रहे हैं। लेकिन उसके बाद कोविड काल और अब जब सारी चीजें खुली है तो उत्तर प्रदेश का चुनाव सामने आकर खड़ा है। समझ में हर किसी को आ रहा है, सत्ता नहीं रहेगी, पद नहीं रहेगा, तो फिर निर्णय हम कैसे लेंगे। और निर्णय ले रहे हैं तो इसके लिए पद का बना रहना जरूरी है, और पद पे रहें इसके लिए चुनाव जीतना जरूरी है। तो चुनाव जीतना भारत की राजनीतिक सत्ता की सबसे बड़ी जरूरत है। तो फिर वो कौन सी परिस्थिति है जिसमें इस देश के भीतर में एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर तहस नहस हो चुका है। वो कौन सी परिस्थिति है जहां पर भारत जैसे देश में, जहां पर प्रति व्यक्ति आय यूक्रेन की तुलना में आधी है, लेकिन मेडिकल की पढ़ाई यूक्रेन की तुलना में 4 से 5 गुना ज्यादा है। ये कौन सी परिस्थिति है। दुनिया भर में भारत के सबसे ज्यादा छात्र एजुकेशन के लिए भारत से निकलते हैं, और जितनी बड़ी तादाद में भारत ट्यूशन फीस के तौर पर जो भारत के छात्र हैं, उनके मां बाप हैं, दुनिया भर के इंस्टीट्यूशंस को देता है, उतनी बड़ी तादाद में तो भारत में 10 आईआईटी खुल जाएं हर बरस, 4-5 जेएनयू खुल जाएं, बीएचयू खुल जाए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस अपने तौर पर खुल जाए, क्या क्या नहीं खुल जाए। कल्पना कर सकते हैं इतनी बड़ी तादाद में 50,000 करोड़ रुपया ट्यूशन फीस, और जो पूरे साल का खर्चा जो छात्र बाहर वहन करते हैं वो $28 बिलियन हो चला है, यानी तकरीबन 2.25 लाख करोड़। और खुद सरकार का डाटा और प्राइवेट जो तमाम इंस्टीट्यूशंस हैं उनके डाटा बताते हैं कि यह स्थिति 2024 तक लगभग 6 लाख करोड़ की पहुंच जाएगी। यानी भारत की पूंजी 6 लाख करोड़ दुनिया की दूसरी यूनिवर्सिटीज में दिया जाएगा जहां से बच्चे पढ़ाई कर सके। हमारे देश के भीतर इतनी पूंजी लगाने की ताकत बिल्कुल नहीं है,
लेकिन इससे कहीं ज्यादा पूंजी लगाने की ताकत राजनीति में है, चुनाव में है, चुनाव जीतने के लिए है। और जो संयोग का जो डाटा है वह भी जो निजीकरण किया जा रहा है अलग अलग मंत्रालयों में, उसका डाटा भी 5 साल का जो मोनेटाइज करने के बाद सरकार के पास आएगा वह भी लगभग 6.5 लाख करोड़ का है। यह कौन सी परिस्थिति है कि देश का भविष्य देश छोड़कर जा रहा है? यह कौन सी परिस्थिति है जिसमें देश को हम किस रूप में गढ़ रहे हैं या बना रहे हैं? चुनाव जीतना इस देश का राष्ट्रीय धर्म बना दिया गया है। एक ऐसी परिस्थिति में देश को फंसा दिया गया है जहां यह सवाल है कि बच्चा करे तो क्या करे। वो जान रहा था कि यूक्रेन में युद्ध होगा, लेकिन उसके पास ऑप्शन नहीं था। पूरा साल बर्बाद हो जाता। सितंबर में एडमिशन लिया था, फरवरी तक नहीं पहुंचे तो पूरा साल बर्बाद। और साल बर्बाद होने का मतलब है हर साल की जो फीस थी वह फीस भी कितनी है? वह फीस भी 5 लाख से ज्यादा नहीं है यूक्रेन जैसी जगह पर, लेकिन वह भी दे पाने की स्थिति में भारत का जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास है वह भी नहीं आ पाता है। आज जरा भारत का इस गणित को समझ लीजिए। इस देश को चलाया कैसे जा रहा है, यह देश चल कैसे रहा है, और उस देश की परिस्थितियों में चुनाव जीतना इस सरकार की मजबूरी क्यों है। नहीं जीत पाएंगे तो सत्ता से जनता अगर बेदखल कर देगी तो फिर हम ही नहीं रहेंगे, तो फिर हमारे लिए देश का क्या महत्व रहेगा। कुछ ऐसी सोच सत्ता में जब आ जाए तो शायद ये कल्पना के परे की स्थितियां हैं। हमारे रिसर्च टीम ने बहुत जबरदस्त तरीके से कुछ आंकड़ों पर रिसर्च किया और हमें लगता है आज इन बातों को जरा समझने की कोशिश कीजिए। औसतन 8 लाख छात्र भारत को छोड़कर उच्च शिक्षा के लिए हर साल चले जाते हैं। वो 8 लाख छात्रों के लिए हमारे यहाँ कोई एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ये 8 लाख छात्र $28 बिलियन तकरीबन 2,10,000 करोड़ रुपया यह बाहर खर्च करते हैं। टैक्स पेयर का पैसा आता है। टैक्स पेयर जो सैलरी क्लास है, टैक्स पेयर में से कुल सैलरी क्लास लगभग 2/3 होती है। यह 2/3 का एनालिसिस किया गया कि ये लोग जो अपने बच्चे जिनके 18-20 साल के हो गए, ये बीते 18-20 साल से इस देश को टैक्स ही दे रहे हैं, लेकिन उनके बच्चों के लिए कोई इंस्टीट्यूशन इस देश में काम करता हुआ नहीं दिखाई दिया जिससे वो मां बाप के साथ रहें और इस देश के भीतर रह पढ़ाई कर सकें। औसतन इस देश के भीतर में जो रोजगार की परिस्थिति में निकलता है वो औसतन अगर आप लगातार 21वीं सदी को जोड़ लीजिए तो 10 लाख से ज्यादा औसतन हर साल नौकरी नहीं मिल पाई है। इस दौर में तो यह घटकर 2 लाख तक आ गया। जो 10 लाख का औसतन नौकरी निकलती रही उसमें भी 3 लाख को माना जाता है कि यह अच्छी जॉब है। अच्छी जॉब का मतलब यह हुआ कि आपको 5 लाख रुपए प्रति वर्ष हम देने की स्थिति में आ जाएंगे, यानी 40 से 45 हजार रुपए। इसको गुड जॉब माना जाता है। एक होता है पॉश जॉब। इस पॉश जॉब का मतलब यह है कि 10 लाख रुपए आपको सालाना मिलेंगे, यानी तकरीबन 80 से 90 हजार रुपए आपको मंथली देना पड़ेगा। लेकिन जरा कल्पना कीजिए कि ये 10 लाख जो नौकरियां दी जा रही है, इसकी एवज में जो लोग अप्लाई करते हैं नौकरी पाने के लिए, उनकी संख्या कितनी होगी। उससे आप समझ पाएंगे कि इस देश के भीतर का कितना बड़ा क्राइसिस हो चला है। सिर्फ 10% भी नहीं है यह 10 लाख नौकरी जितनी बड़ी तादाद में बेरोजगारों की तादाद मौजूद है। यानी सवाल 1 करोड़ बेरोजगार युवाओं का नहीं है, 1 करोड़ वैसे बेरोजगार जो कि हाईली एजुकेटेड है और उनके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन की है। वो छात्र करे तो क्या करे। और अगर ग्रेजुएशन की पढ़ाई भी इस देश के भीतर में तकलीफदेह परिस्थिति में लाकर खड़ी कर दे रही हो तो फिर वो बच्चा एजुकेशन के लिए, वह भी ग्रेजुएशन के लिए बाहर जा रहा है। और इसीलिए भारत की संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा हो चली है। इतनी बड़ी तादाद में लोग बाहर पढ़ने जा रहे हैं। अगला सवाल यहां से निकलता है कि सरकार अपने तौर पर नौकरी नहीं दे पा रही है। सरकार अपने तौर पर सरकारी एजुकेशन को खड़ा नहीं कर पा रही है। सरकार सारी चीजें प्राइवेट हाथों में दे देती है। प्राइवेट हाथों में जो सरकार देती है उसमें मेडिकल की पढ़ाई के लिए भारत में औसतन जो है आपको 1 करोड़ रुपया होना चाहिए अगर आप नहीं चुने गए नीट के जरिए और आपकी भर्ती अगर सरकार द्वारा जो सब्सिडी रेट पर पढ़ाया जाता है उसमें नहीं मिला तो। लेकिन उसमें भी हमारे पास संख्या जो है वो सिर्फ 80,000 सीट हमारे पास मौजूद है इस वक्त में। इस दौर में यह भी समझने की जरूरत है कि जो 88,000 टोटल एमबीबीएस की सीट है भारत में,
बीडीएस लगभग 27,000 है। जब प्राइम मिनिस्टर मोदी प्राइम मिनिस्टर बने थे, बीते 7-8 साल का किस्सा यह है कि 7-8 साल पहले हमारे पास एमबीबीएस की कुल सीट लगभग 55,000 थी, आज ये बढ़कर 88,000 पहुंची है। लेकिन नीट में जो लोग अप्लाई करते हैं, उनके अप्लाई करने की संख्या जो है वो 8 लाख से ज़्यादा है। यानी हम सिर्फ 10% को ही पढ़ाने की स्थिति में है, बाकी 90% करे तो क्या करे, कहां जाए पढ़ने के लिए। यूक्रेन जैसी जगह में पढ़ाई 20 से 25 लाख में हो जाती है, 6 साल की पढ़ाई है उतने में ही हो जाती है। भारत में 1 करोड़ से ज्यादा, 1 से 1.5 करोड़ रुपया खर्च होता है। इस आवाजाही के बीच में इस देश के भीतर में सरकार की मौजूदगी, जरा इसका एहसास कीजिएगा। जो ऑपरेशन गंगा चलाया जा रहा है उसमें तो सरकार अपने पैसे और देश के पैसे पर छात्रों को लेकर आई है। उनकी संख्या भी हम आपको बता देते हैं, जिससे आप कुछ और क्लियर हो जाएंगे कि जिनको लाया गया। लेकिन जो लोग उससे पहले भी आ रहे थे, यानी 25 तारीख तक जो बच्चे आए हैं, उन बच्चों को टिकट की कीमत 80-90 हजार 1 लाख रुपए, इतनी टिकट की कीमत पड़ी है। जबकि सामान्य तौर पर स्थिति 25 से 30 हजार रुपए से ज्यादा टिकट की होती नहीं है। यानी जो युद्ध क्षेत्र में फंस गया है वो आना चाहता है तो उससे भी पैसा वसूला गया 3 गुना ज्यादा। यह इस देश के भीतर में धंधे में तब्दील होते हुए देश की वह परिस्थितियां हैं जिसमें सब चीजों में मुनाफा चाहिए। एजुकेशन में भी मुनाफा चाहिए, पानी बेचेंगे उसमें भी मुनाफा चाहिए, ऑक्सीजन देंगे उसमें भी मुनाफा चाहिए, हॉस्पिटल्स खुलेंगे उसमें मुनाफा चाहिए। एक ऐसी परिस्थिति में देश को लाकर खड़ा कर दिया गया जो धंधे में तब्दील हो जाए और प्रॉफिट बेस्ड इकोनॉमी पर देश चलने लगे, हर चीज मोनेटाइज हो जाए। और उसमें मोनेटाइज के साथ साथ इलेक्शन को जब जोड़ दीजिएगा तो सबसे ज्यादा डोनेशन भारत की आजादी के बाद से इसी काल में, यानी 2013-14 से लेकर 2021-20 के दौर में जितना डोनेशन बीजेपी को हुआ है, जितना कॉरपोरेट डोनेशन हुआ है, जिस तरीके से इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीदे गए हैं, बीते 70 बरस में ऐसा किसी भी दौर को सबको मिला दीजिए तो भी नहीं हुआ था। यह देश चुनाव को जीता है। उन बच्चों की रुदन, उन बच्चों की आहट, जिनके साथ जिस तरीके से बिहेव किया जा रहा है, उस परिस्थिति में बहुत सारे सवाल जन्म ले रहे हैं। क्या भारत ने अपने तौर पर अपनी जो मजबूत स्थिति भारत की थी दुनिया और विश्व के सामने, वह भी कहीं डाइल्यूट तो नहीं हो गई है? क्योंकि जो बच्चों के वीडियो हैं वो बतलाते हैं कि उनके साथ इस तरीके से बिहेव किया जा रहा है कि आप यूक्रेन से साथ नहीं हैं, यानी भारत की कूटनीतिज्ञता यूक्रेन के साथ नहीं खड़ी हो तो हम अपने देश के भीतर में आपके साथ ऐसा ही दुर्व्यवहार करेंगे। यह एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें युद्ध के क्षेत्र में जो स्थितियां, उसमें जब 4 मंत्रियों को रवाना किया जा रहा है तो जनरल वीके सिंह इंटरव्यू में कहते हैं उन बच्चों को समझना चाहिए वो चांदनी चौक में नहीं है, वो युद्ध के इलाके में है। एम्बेसीज हर देश में भारत की, अभी भारत ने अपने दूतावास को बंद नहीं किया है, राजदूतों को वापस नहीं बुलाया है, ना यूक्रेन से बुलाया है, ना पोलैंड से बुलाया है, ना हंगरी से बुलाया है, ना रोमानिया से बुलाया है, ना रशिया से बुलाया है। तमाम जगहों की एम्बेसीज से उनके संवाद नहीं हो पा रहे हैं, ये बच्चे कह रहे हैं। तो फिर एम्बेसीज का मतलब क्या है? क्या वो सिर्फ स्वर्णिम काल में देखेंगे, सिर्फ वो अमृत काल को जिएंगे? एक ऐसी परिस्थिति में देश को लाकर कोई कैसे खड़ा कर सकता है? यह सवाल इसलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि 26 तारीख के बाद से जो 6 फ्लाइट आई है उसमें ध्यान दीजिए, 26 को फ्लाइट रोमानिया के बुखारेस्ट से चलती है, मुंबई आती है, 219 बच्चे आते हैं। 27 फरवरी को ही बुखारेस्ट से रोमानिया दिल्ली आती है, 250 बच्चे आते हैं। 27 फरवरी को 2 फ्लाइट और आती है, बुडापेस्ट हंगरी से आती है दिल्ली, 240 बच्चे। 27 फरवरी को बुखारेस्ट रोमानिया से दिल्ली आते हैं, 198 बच्चे। 28 फरवरी को यानी कल बुखारेस्ट से रोमानिया से दिल्ली पहुंचे थे, 249 बच्चे। आज बुडापेस्ट हंगरी से दिल्ली पहुंचे हैं 240 बच्चे, 1396 बच्चे आ चुके हैं। जिन्होंने भेजा था वहां पढ़ने के लिए, उनके जरिए जब जानकारी हासिल की गई, जिसमें एफिनिटी एजुकेशन, उसने बताया कुछ बच्चे चार्टर्ड विमान के साथ भी आ रहे हैं और 500 से 600 बच्चों को चार्टर्ड विमान को हायर करके लाया गया है। ये उससे अलग है जहां पर उनको पैसा देना पड़ा होगा और ये इनको ले जाते हैं पढ़ाने के लिए, तो कहीं उनकी जिम्मेदारी है तो वो जिम्मेदारी को भी निभा रहे हैं। कुल मिला के जो परिस्थितियां बनी हैं उसमें बहुत साफ है कि जो भारत आने वाले तादाद के बच्चे हैं उसके बाद से जब युद्ध की स्थितियां बन गई, मैक्सिमम 40,000 है, 4,000 है मैक्सिमम। लेकिन पीटीआई की एक रिपोर्ट बताती है कि 40,000 बच्चे हैं
क्योंकि हर बरस 5 से 6 हजार बच्चे यूक्रेन जाते हैं पढ़ने के लिए और 6 साल का कोर्स है। उस लिहाज से जोड़िएगा तो लगभग 30-35 हजार बच्चों की मौजूदगी वहां पर होगी, क्योंकि वह अटेंडेंस को लेकर बड़ा कड़ाई बरती जाती है वहां पर। इसीलिए फरवरी के महीने में भी बच्चे वहां पर जा रहे थे। लेकिन हम अपने यहां कोई इंस्टीट्यूट नहीं खोल सकते हैं, हमारे यहां सस्ती पढ़ाई नहीं हो सकती है। हम मुनाफे के आधार पर एजुकेशन को देखना चाहते हैं। बहरहाल उसके आगे की परिस्थिति और गौर कीजिए। जो हमारी पूरी रिसर्च टीम ने इस पे जो काम किया वो निकाला है, उसकी जानकारी के मुताबिक जो प्राइवेट में भारत में जो महंगी चीज़ें हैं, और यूक्रेन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, यहाँ पर बड़ी तादाद में मेडिकल की पढ़ाई कॉम्परेटिवली बहुत सस्ती है। भारत में 1 से 1.5 करोड़ है, यूक्रेन में ये 20 लाख है 6 साल का। रहने खाने का खर्च सालाना जो है वह सब चीज़ मिला दीजिएगा और सारी चीज़ को मिला दीजिएगा तो वह 2 लाख, यानी कुल मिला के 4 से 5 लाख में 1 साल बीत जाता है, और इसी लिहाज से आप 6 साल बिता सकते हैं। लेकिन भारत में खाना पीना अलग है, सिर्फ फीस के तौर पर 1 से 1.5 करोड़ रुपए आपको देने पड़ जाते हैं अगर आप प्राइवेटली कर रहे हैं पढ़ाई तो। अगला सवाल यह है कि इतनी बड़ी तादाद में, अमेरिका में ये 8 करोड़ में पढ़ाई होती है, ऑस्ट्रेलिया में, ब्रिटेन में, न्यूजीलैंड में, कनाडा में लगभग 4 करोड़ लग जाते हैं। उन देशों की तुलना में यूक्रेन सस्ता है, तो यहां से वो चले जाते हैं। दूसरा सवाल, वो जब भारत लौटते हैं या वहीं रह जाते हैं? एक बड़ी तादाद है भारत के भीतर में जो IIT से निकलती है, IIM से निकलती है, वो लौटती ही नहीं है। ये बच्चे निकलकर जरूर भारत में आते हैं, और भारत में यहां आने पर मान्यता के लिए एक परीक्षा देनी होती है। ये FMGF परीक्षा कहते हैं, GE परीक्षा करते हैं, यानी फॉरेन मेडिकल एजुकेशन एग्जामिनेशन होता है। और इसकी कल्पना कीजिए कि पिछले दिसंबर में ही परीक्षा हुई, उसमें तकरीबन 23,000 बच्चे उसमें परीक्षा में शामिल हुए। उसमें से जो पास हुए बच्चे, उनकी संख्या 5,665 है। उन बच्चों से जुड़े हुए जो परीक्षा पास कर गए, उसमें कई बच्चे राम मनोहर लोहिया में हैं, कुछ एम्स में भी डॉक्टरी कर रहे हैं। ये सारी परिस्थिति है। इसका मतलब है कि हम अपने तौर पर एजुकेशन, प्रोफेशनलिज्म, डॉक्टरेट, ये सारी चीज दे पाने, पढ़ाने की स्थिति में नहीं है। लेकिन उससे ज्यादा बड़ी तादाद में भारत का पैसा बाहर चला जाए, वहां के इंस्टीट्यूट्स में चला जाए, ये सारी चीज। तो हमने अपने देश को चलाना सीखा है या चुनाव में जीतना सीखा है, ये अलग से सवाल निकल कर आता है। क्योंकि वहां पर जिस तरीके से अलग अलग कॉलेजेस हैं, उसमें खास तौर से जो मौजूदा वक्त में यूक्रेन से जानकारी आई, जो खार्किव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी है, वो पूरी तरह पूर्व की तरफ है, ईस्ट की तरफ है, जो कि रशिया से जो बॉर्डर लगता है, और खार्किव इस समय टारगेटेड है। वहां पर जो बच्चे 2000 भारतीय फंसे हुए हैं उस यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए, जो बिल्कुल सटा हुआ है, रूस की सीमा के पास है। यहां पर जो मेट्रो स्टेशन है, ये एक लिहाज से बम शेल्टर का काम कर रहे हैं। फ्लाइट्स कैसे पकड़ेंगे, इनके जहन में सवाल है। और इनसे जब इन्होंने जो अपनी वीडियो भेजी, उसमें बताया गया कि 25,000 में आए थे, अगर 8 दिन पहले लौट जाते तो 80,000 लग रहे थे। आज की तारीख में कुछ मिल ही नहीं पा रहा है, कोई लीगल अधिकारी वहां पर नहीं है हमारे पास। और यह परिस्थिति तमाम बॉर्डर पे, हंगरी, रोमानिया, पोलैंड, स्लोवाकिया, तमाम जगहों पर यह नजर भी आ रही है। अगला सवाल है, यहां पर बाकी देशों के भी तो लोग मौजूद होंगे, उन देशों का क्या हुआ? उन देशों के बारे में अलग अलग तरीकों से जो हमने जानकारी हासिल की, यह भी जानकर हैरत होगी कि भारत को थोड़ी देर के लिए हटाइए, बांग्लादेश के अधिकारी अपने बच्चों को ले जाने के लिए वहां पर मौजूद हैं कि उनको कोई मुश्किल हालात ना हो। नाइजीरिया के अधिकारी मौजूद हैं, और तो और अफगानिस्तान के अधिकारी, यानी चाइना, अमेरिका, इनका छोड़ दीजिए। हम तो नाइजीरिया, बांग्लादेश और अफगानिस्तान का जिक्र कर रहे हैं, उनके भी एम्बेसीज के अधिकारियों की मौजूदगी है वहां पर। फिर क्या दिक्कत है भारत के अधिकारियों की मौजूदगी? और जो 4 मंत्री जा रहे हैं, एम्बेसीज तो पहले से, अधिकारी वहां पर पहले से है, तो क्या वो सिस्टमेटिक चीजें नहीं चल रही थी, या ध्यान हमारा चुनाव पर रहा? और चुनाव नहीं जीतेंगे तो हमें पता है हम सत्ता में नहीं रहेंगे, सत्ता में नहीं रहेंगे तो फिर हम क्या करेंगे? हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में सत्ता में बने रहिए और उसके लिए ही पूरा ढांचा तैयार कीजिए। रात में बैठक, सुबह प्रचार, रात में बैठक, इसी तरीके से निर्णय लेते रहिए। और भारत के टेलीविजन मीडिया के भीतर में जो सच निकल कर आएगा, उसमें बच्चों के दर्द को छुपा डालिए, बच्चों और परिजनों की जो रुदन है उसको आप छुपा डालिए। लेकिन इस दौर में टेक्नोलॉजी है, तमाम जानकारियां निकल कर आ रही है,
वो छोटे छोटे बच्चे, उन्होंने कभी कल्पना की थी कि इन परिस्थितियों में उन्हें रहना पड़ेगा? ये जो सवाल उठता है कि वो पढ़ने क्यों चले गए, तो इस देश के भीतर में आप उसी कीमत में इंफ्रास्ट्रक्चर दे दीजिए उन्हें। कौन जाएगा पढ़ने के लिए? कौन अपने माँ बाप घर को छोड़कर चला जाएगा? इस सवाल का जवाब हमें देश के भीतर खोजना है। इस देश की मजबूती या इस देश की जो भी अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति हो या फिर देश में देसी मिजाज में इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने की सोच हो। क्या आप कल्पना कर सकते हैं सबसे ज्यादा खर्च इस दौर में भारत के भीतर में किया गया है तो वह सड़कों को बिछाने को लेकर किया गया है। जो एक्सप्रेस हाईवे बन रहे हैं, एजुकेशन को लेकर नहीं किया गया। और कोरोना काल में जब तमाम कॉलेजेस बंद थे, उस पीरियड में एचआरडी मिनिस्ट्री का बजट दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया, क्योंकि उस बजट का लाभ एचआरडी मिनिस्ट्री को लेना नहीं था, क्योंकि कॉलेजेस बंद थे तो उनका बजट कम हो गया। सारी परीक्षाएं बच्चे अपने खर्च पर घर से दे रहे हैं। ऐसी परिस्थिति इस देश के भीतर में देश चलाने को लेकर है। और हम इस बात का जिक्र करते हैं कि डबल इंजन, सवाल डबल इंजन का नहीं है। हमें तो एक अदद सरकार चाहिए, हमें तो तमाम इंस्टीट्यूशंस चाहिए जो काम करे। अब देखिए उसके बाद की परिस्थिति में आइए जिसका हम जिक्र आपसे करना चाहते हैं खास तौर पर। यह इसलिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रधानमंत्री अक्सर परीक्षा पर चर्चा भी करते हैं। तो क्या किसी ने उनसे पूछा है कि जो एग्ज़ाम होते हैं, जीई के एग्ज़ाम होते हैं, नीट के एग्ज़ाम होते हैं, यूपीएससी के एग्ज़ाम होते हैं, एसएससी के एग्ज़ाम होते हैं, आरआरबी के एग्ज़ाम होते हैं, अगर हम इसको मान भी लें कंटिन्यूटी में कि एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो इसमें जो बच्चे क्वालिफाई करते हैं उनकी संख्या और जो बच्चे नहीं क्वालिफाई कर जाते हैं, वह जो जमा होते चले जा रहे हैं, उनकी संख्या बीते 7 साल में कितनी हो गई है? उनकी संख्या, ये जो परीक्षा का हमने नाम लिया उसमें जो नहीं आ पाए और जो फॉर्म भरते रहे, उनकी संख्या इस देश में लगभग 2,72,00,000 है। आप कल्पना कर रहे हैं कितनी बड़ी तादाद में भारत, 2,72,00,000। यूक्रेन अपने आप में 4.5 करोड़ की जनसंख्या वाला देश है। हम तो एक एक यूक्रेन को बेरोजगारी की स्थिति में भारत के भीतर पैदा कर रहे हैं। लेकिन हमें अपने देश को लेकर अभी भी वो परिस्थितियों में नहीं आ पा रहे हैं कि आने वाला वक्त में भारत को होना कैसा चाहिए, यहां पे कितना सुदृढ़ भारत बनना चाहिए। हमारा ध्यान उस पर है ही नहीं। प्रधानमंत्री बलिया में है। हमने एक रिसर्च स्कॉलर से बात की, उसने बड़ी एक शानदार जानकारी दी। उसका कहना है कि भारत के भीतर में इंडस्ट्रीज इस दौर में बंद हुई है, भारत के भीतर में सब चीज़ें बंद हुई है। उसने जानकारी दी कि जो आईएसएमआर है, जो एयर पॉल्यूशन भारत में होता है, आईएसएमआर की रिपोर्ट कहती है कि भारत में हर साल 17 लाख लोग पॉल्यूशन से मर जाते हैं। उसने एक दूसरी जानकारी दी कि इस पॉल्यूशन से मरना और एयर पॉल्यूशन से जो हमारे आउटपुट का कॉस्ट है, उस पर जो अटैक होता है या जो हमारी क्षति होती है, वो एवरी ईयर तकरीबन 2,60,000 करोड़ की हानि होती है। जो आउटपुट कॉस्ट है उसकी क्षति होती है। उससे सवाल जब हमने पूछा गया कि क्या वाकई ऐसी इंडस्ट्री लगाई जा सकती है जिससे प्रदूषण पर रोक लगे, उसने एक नई जानकारी दी कि हमारे यहाँ नहीं, दुनिया भर में है। तकरीबन ये आप अगर भारत के संदर्भ में कहेंगे लगभग 26,000 करोड़ की एक ऐसी इंडस्ट्री लगाई है जो वायु प्रदूषण को मापे, नष्ट करे, अपने तरीके से चीज़ों को डेवलप करे, और इससे 26,000 लोगों को नौकरियां भी मिल जाएंगी। यानी जो मुश्किल परिस्थिति है उसको काउंटर करने के साथ हम चीज़ों को डेवलप भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे सामने टारगेट सिर्फ चुनाव है, प्रचार है, आना जाना है, वहीं पर करना है, ये सारी चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि बजट में सरकार ने जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम दिया वो 300 करोड़ का दिया। 300 करोड़ में 100 शहरों को ले लिया। दुनिया के छोटे से छोटे देश में भी इतने कम पैसे से कैसे लड़ाई लड़ी जाए, यह एक प्रतीक है इस तौर पर कि हमारा विजन क्या कहता है, हम देश को कैसे चलाना चाहते हैं। हमने देश के अलग अलग हिस्सों को, मेडिकल क्षेत्र, एजुकेशन क्षेत्र, तमाम मिनिस्ट्रीज को बांटा, उसके बाद उसको बजट अलॉट किया। बजट अलॉट करने के बाद पता चला कि 60% हिस्सा तो वेतन में जा रहा है, पेंशन में जा रहा है, इमारतों के रख रखाव में जा रहा है, और 40% में से 20% हिस्सा जो है उस रईसी में जा रहा है, जो ब्यूरोक्रेट्स जिसको जिंदगी जीते हैं और सरकार और जो प्रचार करती है, और बाकी 20% हिस्सा जो है वह खर्च होता है। लेकिन लगातार तादाद बच्चों की संख्या बढ़ती चली जा रही है और हम इस दिशा में कुछ करने की स्थिति में नहीं है, तो हमने आंख बंद कर ली है। हम किस तरीके से देश को चलाएं, हमें लगता है दूर क्यों जाते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही हाल देख लीजिए, 70,000 छात्रों की कैपेसिटी है। जब 10% इकोनॉमिक बैकवर्ड को वहां जोड़ा गया तो सब प्रिंसिपल्स के पास ये प्रॉब्लम आ गई कि अब उन 10% को जो भर्ती हो रही है, जो नए बच्चे आएंगे, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास कहाँ है, डेस्क तक नहीं है।
क्लासेस नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो बेसिक लेबोरेटरी नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है, प्रियोकल्स जो मंगाते हैं वो नहीं। हम किस दिशा में जा रहे हैं और कैसा देश बना रहे हैं? यह सिर्फ राजनीतिक सत्ता का देश है, उसी को गढ़ने वाला देश है ये क्या? हम इस दिशा में जा चुके हैं। ये सारी चीजें, यानी इसका मतलब बहुत साफ है कि हमारे पास इस देश को चलाने का भी कोई बिजनेस मॉडल नहीं है, कोई इंटेलेक्चुअल मॉडल नहीं है, कोई जॉब मॉडल नहीं है, और इस देश के भीतर में समाज और देश को लेकर किसी राजनीतिक सत्ता की डिलीवरी या जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए यह उसको पता ही नहीं है। हर चीज पॉलिटिकल है। वीसीज पॉलिटिकल वे में नियुक्त होंगे, प्रोफेसर्स पॉलिटिकल तरीके से नियुक्त होंगे, इंस्टीट्यूशंस के हेड पॉलिटिकल तरीके से नियुक्त किए जाएंगे, कॉलेज के प्रिंसिपल तक भी अब पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होने लगे। ये किस दिशा में इस देश को गढ़ा जा रहा है और बनाया जा रहा है? आने वाले वक्त में तो और मुश्किल हो जाएगी तब, क्योंकि हम अगर उस बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को छोड़ते चले जा रहे हैं, जिस बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कोई भी देश खड़े हो सकता है, उसको छोड़ दिया। तभी तो यह सवाल था कि बार बार टेलीविजन स्क्रीन पर कल हम दिन भर देखते रहे, रेंगता रहा, 20,000 बूथ से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं से जुड़ाव प्रधानमंत्री बनारस में करेंगे, और 20,000 बच्चे फंसे हुए हैं यूक्रेन में, उनका रुदन और उनके आंसू, उनका दर्द, उनकी मुश्किल, उनकी त्रासदी नहीं आप देखेंगे। ये कौन सी स्थिति है? ये कौन सी परिस्थिति है? क्या हम लोग पूरी तरीके से चुनाव के दौर में आ गए? हमने जो नाम की पूरी लिस्ट निकाली, जो अलग अलग लोगों ने भेजी थी, बड़ी दर्दनाक स्थिति है। देश का कोई हिस्सा नहीं है जहां से बच्चे यूक्रेन में मौजूद नहीं है। इंदौर का अनस, उत्तर प्रदेश का आसिफ चौधरी, निरंजना संतोष जो है ये त्रिशूर केरल की आती हैं, तारिक हैदराबाद का आता है, पवन मिश्राम नागपुर से आते हैं, अंजन कुमार, आशीष चौधरी, अश्वनी चौधरी ये बिहार से एक लंबी फहरिस्त है। और ये फहरिस्त बताती है कि हम लोग लगातार उस दिशा में जा रहे हैं जहां पर सिवाय बच्चों से इस देश को खाली कर दिया जाए, इसके अलावे कुछ भी नहीं है। तकरीबन 12 लाख बच्चे मौजूदा वक्त में भारत के दुनिया के अलग अलग यूनिवर्सिटीज में हैं। सबसे नंबर टॉप पर है यूनाइटेड अरब अमीरात, 2,19,000 बच्चे वहां पर पढ़ाई कर रहे हैं। कनाडा में 2,15,000, सेकंड नंबर पर कनाडा आता है। तीसरे नंबर पर अमेरिका है, 2,11,930 बच्चे वहां पर पढ़ाई कर रहे हैं। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया आता है, 92,383। सऊदी अरब चौथे नंबर पर 80,800 बच्चे। ब्रिटेन पांचवें नंबर पर 55,000। ओमान उसके बाद आता है 43,000, और जो निकल के आया उसमें 8वें नंबर पर यूक्रेन आता है। कमाल की स्थिति है। और एमईए अपने तौर पर उन तमाम लिस्ट को जारी भी करता है और बताता भी है, यानी ऐसा नहीं है कि सरकार नहीं जानती है। एमईए के बगैर जो एक्सटर्नल मिनिस्ट्री है उसके बगैर नहीं जानकारी हो, ये हो नहीं सकता है। तो सब चीज़ों की जानकारी सबको है। आखिरी सवाल सबसे बड़ा यही हो चला है कि जिस देश के भीतर में आप एजुकेशन के लिए बच्चों को बाहर भेज दें, रोजगार के लिए बच्चों को बाहर जाना पड़ जाए, चुनाव प्रचार रोजगार का साधन बन जाए, और चुनाव प्रचार इस देश का बेसिक नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोसेस मान लिया जाए, तो देश के प्रधानमंत्री आपको रैलियों में ही नजर आएंगे। और इससे बड़ी त्रासदी कुछ हो नहीं सकती है। कल बनारस में, आज बलिया में, कल फिर वो किसी दूसरी जगह होंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सियासत बहुत साफ तौर पर कहने लगी है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी संकट में है और यह संकट 2024 में गहराएगा। लेकिन क्या हम इस पे बहस करने को त्रासदी नहीं मानते हैं कि संकट गहराएगा? इस देश के भीतर का बेसिक संकट समझ पाना और उसके अनुसार इस देश को क्रिएट कर पाने की सोच में कोई नहीं है। क्या एक ऐसी परिस्थिति में यह देश आकर फंस गया है जो एक अंधेरी गुफा है, और इससे निकलने का रास्ता इसलिए नहीं है क्योंकि हर कोई अपनी परेशानियों से जूझ रहा है और दूसरे के परेशानियों को अपनी परेशानी की तुलना में छोटा मान रहा है। इसी में पूरे देश को उलझा दिया गया है। असमानता का पैमाना इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि कई यूक्रेन को खरीदने की ताकत भारत के कॉरपोरेट में आ गई है, लेकिन भारत का एक आम बच्चा पढ़ने के लिए यूक्रेन जाता है, क्योंकि भारत में पढ़ाई महंगी है, क्योंकि भारत में हर चीज धंधे में तब्दील कर दी गई है, मुनाफे में तब्दील कर दी गई है, मोनेटाइज करने की सोच आई है, और वेलफेयर शब्द दूर की गोटी है। भारत अब वेलफेयर स्टेट नहीं है, ये एक बिजनेस स्टेट है, ये एक मार्केट स्टेट है, ये एक प्रॉफिट स्टेट है, जहां पर हर चीजों की कीमत लगती है। शायद इसीलिए प्रधानमंत्री प्रचार के मैदान में है और हमने प्रधानमंत्री चुना था, चुनाव मंत्री नहीं चुना था। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।